हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखना। एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम सीरीज एलसीआर, सर्किट एंड फेजर डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पार्ट 1 में मैंने आपको करा दिया था ऑल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इनकी पूरी की पूरी डेरिवेशन कराई थी। आज की क्लास में हम सीरीज एलसीआर पढ़ेंगे, हम रिएक्टेंस पढ़ेंगे, इंपीडेंस पढ़ेंगे, ठीक है, एंड रेजोनेंस तक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पावर फैक्टर एंड एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है क्योंकि आज हम फेजर डायग्राम्स भी पढ़ेंगे। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी क्लास का फर्स्ट टॉपिक है फेजर डायग्राम्स। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है फेजर डायग्राम। समझ ही नहीं आता कि कैसे फेजर डायग्राम बनाने हैं, ये क्या होते हैं, कितनी लाइंस इसमें खींचनी चाहिए, है ना। तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनना। देखो, फेजर डायग्राम्स रोटेटिंग एरो होता है, ठीक है। रोटेटिंग एरो का मतलब क्या है? एक एरो है जो घूमती रहती है ना। जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वैसे ही फेजर्स क्या होते हैं? एक रोटेटिंग एरो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड मतलब पीक वैल्यू होती है और एंगल्स होते हैं जिसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। अब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही होती है ना। इसको हम साइन या कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी वेव फॉर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, साइन या कोसाइन, है ना। तो बस फेजर डायग्राम्स वो डायग्राम्स होते हैं या वो एरोज होती हैं जो साइन वेव्स को एरोज की फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। और ये एरो क्या बताती है? एरो बताती है किसी भी क्वांटिटी की पीक वैल्यू। समझे? जैसे अगर ये हमारा क्या है? एक एरो है, ठीक है। तो ये एरो की जो लेंथ होगी वो क्या बताएगी? वो बताएगी पीक वैल्यू उस क्वांटिटी की। अगर मैंने आपको बोला कि ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम है, मतलब ये वोल्टेज का फेजर है, तो जो इसकी लेंथ होगी वो क्या बताएगी? अगर इसको एक्सिस पे ड्रॉ कर दे तो ये जो लेंथ है ये बताएगी कि इसकी पीक वैल्यू कितनी है, ठीक है। और जो ये एंगल होगा ये क्या बताएगा? ये फेज डिफरेंस बताएगा उस क्वांटिटी का। तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को इन एरोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। डन। तो बस यही है। अगर जैसे देखो, अगर वोल्टेज और करंट सेम फेज में है तो क्या होगे? उनके एरोज ओवरलैप करेंगे और उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो कोई कोई केसेस आएंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें करंट लीड कर रहा है, किसी केस में वोल्टेज लीड कर रहा है। तो कुछ नहीं है, लीड और लैगिंग करने का मतलब बस यही है कि अगर सी ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो अगर ये वोल्टेज है, ठीक है, ये अगर वोल्टेज का ग्राफ है, फेजर डायग्राम है, तो उसमें अगर करंट लीड कर रहा है तो कुछ नहीं करना, ये एंगल है, करंट को थोड़ा आगे बना दो, ये हो गया हमारा करंट, ठीक है। और जिस एंगल से लीड कर रहा है फाई फेज से, वो यहाँ पे बना दो, ठीक है। अगर हमारा वोल्टेज लीड कर रहा है किसी केस में तो क्या कर देंगे? सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हमारा क्या हो गया? वोल्टेज हो गया। और अगर वोल्टेज आगे है तो करंट को क्या बना दो? पीछे बना दो, ये हमारा आई हो गया। ऐसा करके कुछ मतलब हम फेजर डायग्राम्स बनाते हैं। बहुत इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, बस इनको ये समझना होता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ इसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड जो ये एंगल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है। डन। तो बस यही है हमारे फेजर डायग्राम्स। अब देखो, a rotating vector that represents an alternating quantity। एक रोटेटिंग वेक्टर है जो रोटेट कर रहा है, उसके पास कुछ एंगल है और उसके पास क्या है? उसकी पीक वैल्यू है, जो रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। डन। उसके बाद क्या है? फेज डिफरेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर्स। फेज डिफरेंस फाई क्या होगा? जो हम वोल्टेज और करंट का फेजर, अभी मैंने बनाया था वोल्टेज और करंट का फेजर, उनके बीच में जो एंगल होता है वही क्या होता है? हमारा फेज डिफरेंस फाई। और ये जनरली कौन से उसमें मेजर करा जाता है? यूनिट्स में, रेडियंस में या फिर डिग्रीज में। आई होप दैट्स क्लियर। फेज डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। तो आगे चलते हैं अब।
तो ये यही है लीडिंग एंड लैगिंग, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि किसी केस में कोई क्वांटिटी आगे होगी और किसी केस में कोई क्वांटिटी पीछे होगी। तो जो आगे होती है उसको हम बोलते हैं कि वो लीड कर रही है, एंड जो पीछे रह जाती है उसको क्या बोलते हैं कि वो लैग कर रही है। अब लीडिंग और लैगिंग की एक और डेफिनेशन आप समझ सकते हो कि क्वांटिटी रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू अर्ली। ऑब्वियसली जो लीड करेगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे कहाँ पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, एंड लैग जो करेगा वो थोड़ा लेट पहुंचेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, है ना। तो बस यही है लीडिंग और लैगिंग का मतलब। आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टर, मतलब जब ऑल्टरनेटिंग करंट किससे पास हो रहा है, प्योर रेजिस्टर से पास हो रहा है ना। तो इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। देखो इसका डायग्राम क्या होगा कि एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, वो कनेक्टेड है एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। तो बस ये इस टॉपिक का डायग्राम है कि एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और वो कनेक्टेड है किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ, जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से आई, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एसी सोर्स, इसका सर्किट डायग्राम यही है कि एसी सोर्स कनेक्टेड टू रेजिस्टर आर ओनली, आर रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। अप्लाइड वोल्टेज, जो हमने यहाँ पे इसको वोल्टेज दी है वी, वो किसके इक्वल है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। वी नॉट क्या है, वी नॉट इसकी पीक वैल्यू है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। डन। तो करंट इसमें कैसे फ्लो करेगा, देखो करंट के लिए आप क्या करोगे, आप ओम्स लॉ लगाओगे यहाँ पे। सी V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो अगर हमें I निकालना है तो क्या हो जाएगा, V बाय आर, I इज इक्वल टू V क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको एक कांस्टेंट बोल दो, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या हो गई हमारी आई की वैल्यू। हमारी V की वैल्यू कितनी थी, V था हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब देख के बताओ, आप ये देख के बताओ कि क्या I और V में कोई फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कहाँ से पता चलता है, यहाँ से, ये ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, ये भी क्या है साइन ओमेगा टी। तो दोनों में कोई फेज डिफरेंस तो है नहीं है। तो रेजिस्टर के केस में, जब एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर कनेक्टेड होता है, उस केस में देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो कोई लीड नहीं कर रहा, कोई लैग नहीं कर रहा, दोनों के दोनों क्वांटिटीज क्या है, इन फेज हैं। अब आई नॉट बड़ा होगा या वी नॉट बड़ा होगा, ये कैसे पता करेंगे, देखो वी नॉट किसी क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है। अगर मान लो वी नॉट 10 है और आर हमारा 2 है, तो ये जब डिवाइड होगा तो 5 आएगा। तो आई नॉट की वैल्यू वी नॉट से हमेशा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आर जो है वो कोई क्वांटिटी है और वो किसको डिवाइड कर रहा है, वी नॉट को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए आई नॉट हमारा लेस होगा वी नॉट से। तो बस ये बात याद रखनी है। अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है, तो पहले ये की पॉइंट्स हैं कि करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। समझ गए, फर्स्ट पॉइंट की पॉइंट कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है 5, वो कितना है, 0 है। ठीक है, अरे वेरी नाइस, एक सेकेंड। ठीक है, आई नॉट क्या है, वी नॉट बाय आर। अभी आपको पीछे बताया कि आई नॉट हमने वी नॉट बाय आर ले लिया, तो पीक करंट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब इसका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हम इसका नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं। देखो नॉर्मल डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम वोल्टेज बनाते हैं, दोनों इन फेज हैं, ये याद रखना है। तो ये क्या है हमारी वोल्टेज, या फिर इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ई का डायग्राम है ये। ठीक है, या फिर जो हमने वी लिया था उसका डायग्राम बोल देते हैं, वी है ये। करंट क्या है हमारा, करंट दोनों है सेम फेज में, बट दोनों की पीक वैल्यूज अलग है। एक की पीक वैल्यू ई नॉट है, इसकी पीक वैल्यू कितनी है, ई नॉट। ई नॉट या वी नॉट, इसकी पीक वैल्यू यहाँ पे ये वी नॉट है ना। अब जो हम करंट बना रहे हैं यहाँ पे आई, होगा वो सेम फेज में, बट उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी, अलग होगी। इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, ये किसका ग्राफ है, ये वाला है आई का ग्राफ, और ये इसकी पीक वैल्यू है आई नॉट।
और यहाँ पे आई नॉट क्या है, वी नॉट बाय आर, बट दोनों हैं सेम फेज में। सेम फेज में कैसे पता चलेगा, देखो स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, सब कुछ सेम है फेज, है ना। ये टाइम के साथ वैरी कर रही है ये क्वांटिटीज। तो ये तो जनरल डायग्राम है। इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है, फेजर डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे फेजर डायग्राम के लिए, बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा और देखो, सबसे पहले वी का फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम में भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एक एरो होती है जो जिसकी लेंथ क्या बताती है, उसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो v की पीक वैल्यू कितनी है, वी नॉट, तो यहाँ पे कहीं पे बना दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वी नॉट। वी नॉट का फेज कितना है, वी नॉट का फेज है ओमेगा टी, ये एंगल है, डन। अब जो हमारा करंट है, करंट की पीक वैल्यू कितनी है आई नॉट, बट आई नॉट का जो लेंथ है उसकी वैल्यू वो वी नॉट से छोटी है, पर है तो सेम फेज में, है ना। तो आई नॉट कहाँ पे आएगा, आई नॉट भी यहीं पे ही आएगा, बट उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई नॉट, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फेजर डायग्राम। अब इसमें और चीजें, थोड़ी सी चीजें ऐड कर देते हैं। देखो जब हम एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो जिस तरफ एंगल होता है उधर कॉस आता है, दूसरी तरफ साइन आता है। तो ये कितना हो गया, ये कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अब देखो जैसे ये है, ये आई नॉट है, ये ओमेगा टी है, तो इधर होगा तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी आएगा, और इस तरफ होगा तो क्या आएगा, इसकी लेंथ आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बस वही लिखा है यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। सिमिलरली ये जो वी नॉट है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बस यही क्या है हमारा फेजर डायग्राम है, जब सर्किट में क्या कनेक्टेड होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर कनेक्टेड होता है। और ये नॉर्मल डायग्राम है, आपसे दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आप बना पाओगे अब इनको। चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक है कि एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर। अब हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट किससे पास करा रहे हैं, हम सिर्फ इंडक्टर से पास करा रहे हैं। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा कि एक हमारा क्या है, इंडक्टर है, ऐसे बनता है इंडक्टर, जिसकी इंडक्टेंस कितनी है, ये इंडक्टर है, ठीक है, इसकी इंडक्टेंस है एल, और ये कनेक्टेड है हमारा एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, जिसकी V वोल्टेज है, और V की वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इससे क्या हो रहा है, एक करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब इसकी जो डेरिवेशन है वो कैसे है, बस समझ लो डेरिवेशन, क्योंकि ये इतना पूछता नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा EMF जो इंड्यूस होता है सर्किट में, वो क्या होता है, L di बाई डी टी, ठीक है। एंड हमारी जो V है, V की वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये भी क्या है, वोल्टेज है, और ये भी वोल्टेज है, दोनों को इक्वल रखते हैं, मतलब ये E है ये V है, बट दोनों का जो दोनों की टर्म्स है वो वोल्टेज ही है, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, इसलिए हमने इसको E से रिप्रेजेंट कर दिया, काम ये भी वही कर रही है। तो यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी किसके इक्वल हो गया, L di बाई डी टी। आप इसको V भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें करंट की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर लेके जाते हैं। तो डी आई किसके इक्वल हो जाएगा, डी आई हो जाएगा वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी, समझे। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल, ये क्या है हमारा साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो यहाँ पे टर्म होती है वो नीचे आ जाती है, और प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। अगर कांस्टेंट को 0 ही ले लेंगे तो हमारा ये क्या आ गया, करंट आ गया। अब ये जो क्वांटिटी होती है ये वाली, है ना, इसको कुछ भी बोल दो, इसको बोल दो आई नॉट, ये क्या है हमारा आई नॉट, आई नॉट यहाँ पे साइड पर लिख देती हूँ, आई नॉट, इसकी अलग कहानी है अभी। आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा,
या फिर ओमेगा एल लिखते हैं इसको, ओमेगा एल। ठीक है, तो यही क्या बन जाता है हमारा, यही ओमेगा एल जो क्वांटिटी होती है ये हमारी रिएक्टेंस बन जाती है इस केस में। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाता है ओमेगा एल। तो यहां से आ रहा है हमारा एक्सेल वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, माइनस का साइन है यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस सी, सी को अगर जीरो ले ले तो ये हमारा करंट का वैल्यू बन गया। अब आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब साइन यहाँ पे अगर माइनस साइन थीटा है तो किसके इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये दो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, एक ये वाली एंड दूसरी ये वाली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब देखो यहां से अगर I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई नॉट, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये टर्म्स फ्लिप हो जाएंगी, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ये हो गया हमारा I। ठीक है, हमारा V कितना था, V था हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप खुद बताओ कि यहाँ पे जो V है, V क्या है, साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है करंट, तो कौन आगे चल रहा है, किसका फेज ज्यादा है, V का फेज ज्यादा है ना, और I पीछे चल रहा है पाई बाय 2 से। तो हम क्या बोलते हैं कि इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है करंट को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि करंट लैग बिहाइंड करता है वोल्टेज से। समझ आ गई, तो ये पूरी की पूरी इसकी डेरिवेशन है कि कैसे होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, एक बार नोट कर लेना इसको। एंड इसका जो अब फेजर डायग्राम देखते हैं, हाँ पहले ये देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, अभी मैंने आपको ये पीछे बताया। ये देखो एक्सएल हमारा यहाँ से आया, यहाँ से ये जो पूरी डेरिवेशन करी है ना हमने, तो वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, इसको लिया आई नॉट। अब जो ओम्स लॉ लगाओ, तो वी नॉट अपॉन रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस होती है नीचे इज इक्वल टू करंट होता है। तो ये जो करंट हो गया ये क्या हो गया, वी नॉट बाय रिएक्टेंस, इसको क्या ले लिया हमने, ओमेगा एल। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एल क्या है हमारा इंडक्टेंस। तो यही है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल विच इज 2 पाई एफ एल, है ना। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यूनिट ओम ही होती है। चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस लेंगे, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस लेंगे या रेजिस्टेंस लेंगे, तीनों की यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी। ठीक है, एंड बस यही है। और ये जो है ये इसका फॉर्मूला है, अभी आपको बता ही दिया मैंने, या फिर ठीक है। तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। अब इसका फेजर देखते हैं, अभी भी नहीं आया फेजर। ओके, इसमें की पॉइंट्स क्या है, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, है ना। करंट क्या है हमारा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, एंड वोल्टेज क्या थी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज जो है वो आगे है, उसका फेज ज्यादा है एज कंपेयर टू करंट, है ना। एट हाई फ्रीक्वेंसीज एक्सएल इज लार्ज, देखो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है। जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, तो इस एक्सएल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये काम तो इसका रेजिस्टेंस ही है ना, बस नाम अलग है, काम तो इसका करंट को रोकना ही है, करंट को स्टॉप करना ही है। तो जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो एक्सएल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट को आगे जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि एट हाई फ्रीक्वेंसीज एक्सएल इज लार्ज, एक्सएल बहुत ज्यादा है, तो इंडक्टर ब्लॉक्स ऑल्टरनेटिंग करंट, कि करंट को आगे जाने ही नहीं देगा इंडक्टर हमारा। एंड एट डीसी जब फ्रीक्वेंसी जीरो है, डायरेक्ट करंट में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो होती है। तो डायरेक्ट करंट में तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक वो जाएगा कि सारा का सारा करंट उससे पास हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह वो एक्ट करेगा, कि पूरी बस ऐसे। ठीक है, कि है नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, करंट तो फ्लो कर ही रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में। डन, तो ये है हमारी इंडक्टर की कहानी। अब आ गया हमारा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से पहले हम नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हमारा
जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है। देखो ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है, ये मैंने बहुत ज्यादा बना दी इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ है, V का। एंड पहली बात तो उसका लैग बिहाइंड कर रहा है 90 डिग्री से, तो ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे, और इसका एम्पलीट्यूड भी कम ही रखो। तो ये क्या हो गया हमारा I, बस, है ना, समझ गए ना आपकी दोनों में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। अब इसका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बनता है ये वाला तो नहीं पूछता इतना, फेजर डायग्राम पूछेगा। देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब सबसे पहले आप क्या बनाओगे, यहाँ पे सबसे पहले आप बनाओगे ये क्या है हमारा V, लेंथ किसको, एरो की लेंथ किसको डिनोट करती है, पीक वैल्यू को, तो ये क्या है हमारा V नॉट, ठीक है। V नॉट का फेज कितना है, V नॉट का फेज है ओमेगा टी, है ना, और ये वाली वैल्यू कितनी है, अभी बताया था आपको, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब जो हमारा करंट है वो पीछे है पाई बाय 2 फेज, तो ये बना दो, इतना हो जाएगा I नॉट, है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमें कम ही रखना है, इसकी लेंथ, एंड ये कितना पीछे है, पाई बाय 2 फेज से पीछे है। तो बस ये हमारा इसका फेजर डायग्राम बन गया कि जब सर्किट में सिर्फ क्या कनेक्टेड है, हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है, तो जो वोल्टेज है वो क्या करती है, वो लीड करती है करंट को बाय पाई बाय 2। डन, आगे चलते हैं। अब हमारा थर्ड केस है एसी सर्किट। अब हमारा थर्ड केस है एसी सर्किट विद प्योर कैपेसिटर। तो प्योर कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं कि जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि सर्किट में क्या लगा हुआ है, सिर्फ नहीं, यहाँ नहीं, ये देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ गया, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C। तो V की वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, मैं वैसे तो यहाँ पे करी हुई है पर मैं आपको फिर भी करके दिखाती हूँ। देखो बेटा, Q इज इक्वल टू CV होता है, ये आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू C और V की वैल्यू पुट कर दो, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। I के और करंट और चार्ज कैसे रिलेटेड होते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दो, D बाई डी टी, और Q की वैल्यू क्या है, C V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां से देखो डिफ्रेंसिएशन करना है, तो C V नॉट बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, D बाई डी टी साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करो तो कितना आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। अब ये वाली टर्म को आप कह दो आई नॉट, यहाँ पे मैं साइड पे लिखती हूँ क्योंकि इसको फिर से हम उसकी तरह यूज करेंगे रिएक्टेंस की तरह। तो आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, ठीक है। अब एक काम करो, वी नॉट को ऊपर रहने दो, और ये सी और ओमेगा जब डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये क्या बन के जाएंगे, ऐसे जाएंगे, 1/ओमेगा सी, है ना, ताकि जब ये ऊपर आए तो फिर से ये न्यूमरेटर में आ जाए, तो ये ऐसे जाएगा। तो बस यही बन गई हमारी क्या, ये जो चीज बन गई, फिर से ये एक्स सी बन गई, एक्स सी मतलब कैपेसिटर की रिएक्टेंस, तो ये क्या हो गया, 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इसको साइन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, आइडेंटिटी यूज करिए, देख लेना। अब यहाँ देखो हमारा V क्या था, V था हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी, और I क्या आया, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब इनमें से बताओ कौन आ गया, इसमें साइन का फेज आ गया, साइन आगे चल रहा है पाई बाय 2 से करंट में। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर के केस में कौन लीड करता है, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को पाई बाय 2 फेज से,
आई होप दैट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। पूरी डेरिवेशन भी अच्छे से करके दिखा दी है। एंड ये एक्स सी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/ओमेगा सी, उसको याद रखना कि ये कैसे आया। ठीक है, पूरी की पूरी डेरिवेशन एक दो बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगी आपको। डन। अब इसके फेजर डायग्राम देखते हैं, उससे पहले तो की पॉइंट्स ही आएंगे। ये देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी 1/2πfc। यूनिट, इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, ओम्स रहेगी। एंड आई नॉट क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्स सी, है ना। और वी नॉट अपॉन एक्स सी कितना है, 1/ओमेगा सी। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा सी वी नॉट। डन। आगे चलते हैं। की पॉइंट्स यही है कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट इस कैपेसिटर के केस में आगे होता है π/2 से। एंड एट हाई फ्रीक्वेंसीज एक्स सी स्मॉल। तो देखो, एक्स सी क्या है, 1/ओमेगा सी या 1/2πfc। तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है तो एक्स सी बहुत स्मॉल है, क्योंकि ऑपोजिट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये बहुत ज्यादा हाई है तो ये बहुत स्मॉल है, तो क्या होगा कि अलाउ करेगा, रिएक्टेंस स्मॉल है, रेजिस्टेंस स्मॉल है, तो अलाउ करेगा कि भाई करंट जाओ। तो कैपेसिटर अलाउज अल्टरनेटिंग करंट। एंड जब एट डीसी, डायरेक्ट करंट के केस में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो जब ये 0 हो गया तो ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1/0। तो एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब बहुत 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 हाई रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्स सी क्या करेगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा डायरेक्ट करंट को। डन। उसमें क्या हो रहा था, इंडक्टर के केस में, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई थी तो ऑल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक कर रहा था वो, और इसको पास करने दे रहा था, है ना। और इस केस में उल्टा हो गया है। आगे चलते हैं, अब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल डायग्राम देखेंगे, बहुत इजी सा है, अब तो आप खुद ही बना लोगे इसको। देखो, सबसे पहले तो हमारा V होगा, V को 0 से यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। सिर्फ करंट को ही, उसकी पोजीशन ही चेंज करनी है। तो यहाँ से शुरू होगा, ऐसे जाएगा। जाओ, थोड़ा छोटा इसका एम्पलीट्यूड रखना है आपको, ठीक है, ऐसा ही होगा कुछ। तो ये क्या हो गया हमारा I। फेजर डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे T है, ठीक है, बना लेना। सब फेजर डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये 0 है, ये x है, और ये क्या है हमारा y। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम वोल्टेज। ये वोल्टेज हो गया V नॉट, इसका एम्पलीट्यूड यही डिफाइन कर रहा है। और ये क्या है हमारा ओमेगा टी। अब बताओ, करंट आगे है ना π/2 फेज से, तो करंट को आगे बना दो, बस सिंपल। ये क्या हो जाएगा हमारा, बट उसका जो वो है ना एम्पलीट्यूड, उसका जो एरो है उसको छोटा रखना है, ठीक है, चाहे वो आगे है बट वो छोटा है। तो ये क्या हो गया आई नॉट। और ये कितने फेज से आगे है, π/2 फेज से। बस, ये हमारे इजी से फेजर डायग्राम्स है। ऐसे इतना हुआ बनाया हो इनका। ये क्वांटिटी, ये यहाँ टर्म क्या हो जाएगी, V नॉट साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। डन। तो अब हमने तीनों के तीनों सर्किट्स पढ़ लिए, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना। एक बार उनका छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा है। देखो, जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर कनेक्टेड होता है एक सर्किट में, तो रेजिस्टेंस कितनी होती है, R, है ना। जब सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड होता है सर्किट में, तो उसकी जो रिएक्टेंस होती है वो कितनी होती है, XL, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा L। जब सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड होता है तो उसका इम्पिडेंस कितना होता है या रिएक्टेंस कितनी होती है, XC, एंड उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/ओमेगा-C। डन। तो R इसकी वैल्यू होती है, इंडक्टर में XL होता है, ओमेगा L, ठीक है, और कैपेसिटर में क्या होता है, XC विच इज 1/ओमेगा-C। यहाँ पे L हमारी इंडक्टेंस है, C हमारी कैपेसिटेंस है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2π, और लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद रेजिस्टर में I एंड V के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए लिख रखा है इन फेज, है ना, 0 डिग्री। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में V आगे होता है और I क्या होता है, 90 डिग्री से पीछे, तो करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। एंड कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री।
ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंसेस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ना एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि कैपेसिटर में क्या लीड करता है या क्या लैग करता है इंडक्टर में, ऐसे करके। उसके बाद पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर जब सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो वी आर एम एस आई आर एम एस। एवरेज पावर इंडक्टर के केस में 0 होती है और कैपेसिटर के केस में भी कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद करंट का नेचर वॉटलेस, मतलब यही है कि उसमें पावर है या पावर नहीं है ना, वॉट तो पावर की यूनिट होती है, तो ये उसी को ही डिफाइन कर रहा है। तो ये मेन हमारे जो है इन तीनों के डिफरेंसेस थे इन सर्किट्स के। अब हम सीरीज एलसीआर पढ़ेंगे, मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम जब तीनों को एक साथ सीरीज में लगा देते हैं तो उसका जो इम्पिडेंस होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका फेजर डायग्राम कैसे बनता है, उसका सर्किट कैसे होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज सीरीज एलसीआर सर्किट, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सीरीज एलसीआर सर्किट में अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ओनली रेजिस्टर, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं और इसके फेजर डायग्राम में तो बहुत अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट। ये हमारा क्या है, सीरीज एलसीआर का मतलब यही है ना कि एल सी और आर को सीरीज में लगा दो। तो ये सबसे पहले आर लगाओ, फिर एल लगा दो, फिर ये सी। ये सीरीज में लगेंगे किसके साथ, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। ये हमारा आर है, ये हमारा एल है और ये क्या है, सी। डन। अब इनके अक्रॉस करंट तो सेम रहता है सीरीज में, तो करंट सबके अक्रॉस आई फ्लो करेगा, बट वोल्टेज क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है। तो पहले अगर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वी आर। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वी एल। एंड इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वी सी। समझ आई बात। जो वी आर होगी, वी आर क्या होगा, आई, और आर वी एल क्या होगा, आई और एक्स एल, ठीक है। एंड वी सी कितना होगा, आई एंड एक्स सी। समझ आई बात। ओम्स लॉ लगाया है सिंपल, और कुछ नहीं किया। तो ये इन तीनों की वैल्यू है। अब सिर्फ आर, अब इसका फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे वो मैं बताती हूँ। देखो सर्किट ऐसे ही बन रहा है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, अप्लाइड वोल्टेज इतनी है, ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है और इसके जो एक इम्पिडेंस निकालते हैं हम, वो कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से। देखो सबसे पहले तो एक्सेस बनाते हैं, राइट से बनाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ सबसे पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की, जब सिर्फ रेजिस्टर होता है। अभी आपको बताया जो फेजर डायग्राम में जो एरो होती है वो पीक वैल्यू को डिनोट करती है। तो जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है तो हमारा ये हो जाएगा वी नॉट आर, है ना, मतलब ये इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी, ये वी आर है ना, और इसका फेज कितना है, ओमेगा टी। ये सिंपल बात क्लियर है, ठीक। ये हमारा एक्स है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, ओरिजिन, और ये क्या है, वाई, ठीक है। अब सिर्फ रेजिस्टर के केस में जो करंट होता है और वोल्टेज होती है वो सेम फेज में होती है, आपको मैंने पढ़ाया अभी, है ना, सेम फेज में होते हैं। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, कहाँ होगा, बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा इसको, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करंट आई, दिस इज आई। आई होप ये तो क्लियर है ना, वन स्टेप एट अ टाइम। अब इसके बाद हम इंडक्टर को ऐड करते हैं इसमें। देखो करंट तो सेम ही है ना, अब करंट से चलेंगे हम, ठीक है, करंट तो सेम है, इंडक्टर में भी वही करंट है जो रेजिस्टर में है और जो कैपेसिटर में है। अब इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होती है पाई बाय 2 फेज से, करंट से, तो करंट बना दिया हमने यहाँ पे। अब वोल्टेज, इंडक्टर की वोल्टेज कहाँ बनाएंगे, पाई बाय 2 आगे, तो उसकी वोल्टेज कहाँ बनेगी, ऐसे करके बनेगी, पाई बाय 2 फेज आगे यहाँ पे, ये। तो ये हो गया हमारा क्या, वी एल। समझे बात, ये आई है ना, इससे पाई बाय 2 फेज आगे, मतलब 90 डिग्री आगे हमारा वी एल बनेगा।
समझे? ठीक है, अब लगा दो कैपेसिटर को। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट तो आई ही फ्लो कर रहा है, आई बना रखा है हमने, अब हमें बस वोल्टेजेस को अरेंज करना है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को पाई बाय 2 से, है ना? तो ये करंट है, अब वोल्टेज लैग बिहाइंड कर रही है तो वोल्टेज को पीछे बनाना पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी क्या, वोल्टेज। ये क्या है, वोल्टेज कैपेसिटर की, पाई बाय 2 फेज पीछे। ये क्या है, Vc, और ये इससे पाई बाय 2 फेज पीछे है। ठीक है, तो बस यही है हमारा फेजर डायग्राम। अब इसमें एक दो चीजें और ऐड करनी है। देखो, ये VL एंड VC दोनों सेम उस पे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो VL अगर बड़ा है VC से, तो इनका जो नेट मैग्नीट्यूड होगा, इनका जो नेट मैग्नीट्यूड होगा वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ कहीं लाई करेगा, ये चीज है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे VL माइनस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसको बोलेंगे VL माइनस VC, है ना। अब ये VL इतना बड़ा है, ये VC है, दोनों को माइनस करेंगे तो इतना कुछ बचेगा और VL की डायरेक्शन में आएगा क्योंकि VL ग्रेटर है। अब बस ये है हमारा फेजर डायग्राम। ठीक है, अब इस पे हम लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम सा टाइप बन रहा है कुछ ऐसे करके, कोई ये बन रहा है पैरेललोग्राम, है ना। ये किसके बीच में बन रहा है, ये VR एंड VL माइनस VC, इनके बीच में बन रहा है ये जो हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ में यही कहता है ना कि जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो ये डायगोनल है, ये वाला कौन सा कलर रह गया, ये जो डायगोनल है यहाँ पे, ये ऐसे करके, ये क्या होगा हमारा, ये होगा E। ठीक है, ये इनका रिजल्टेंट है और ये फाई फेज आगे है VR से। बस इतना सा ही हमको समझना है, ये पूरा का पूरा फेजर डायग्राम है। ये हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया है और ये जो E आया है वो इनका, जैसे ये VR है और ये VL माइनस VC, दो हमारे क्या है, साइड्स हैं ऐसे करके। तो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया और क्या बना दिया, एक रिजल्टेंट बना दिया जिसको हमने E बोला। ठीक है, यहाँ VL आएगा, VL माइनस VC, और दूसरा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे होगी। देखो, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो E स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट R का स्क्वायर। V नॉट R क्यों लिखा, क्योंकि ये एरोज की जो लेंथ है वो पीक वैल्यू को ही तो डिफाइन कर रही है ना, प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E स्क्वायर, अब यहाँ पे V नॉट आर, अभी मैंने आपको इनकी वैल्यूज बताई हैं सारी की सारी। VR कितना है, IR, तो नॉट के लिए यहाँ पे नॉट लग जाएगा, I के साथ नॉट आ जाएगा, VL IXL, VC IXC, ये सारी वैल्यूज हैं, यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, I नॉट, और इसका भी नॉट ही निकाल रहे हैं हम। ठीक है, R स्क्वायर प्लस I नॉट XL माइनस I नॉट XC का होल स्क्वायर। I नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, I नॉट स्क्वायर, और ये कितना बचेगा अंदर, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर आएगा, तो यहां से अगर सिर्फ E नॉट निकालना है तो कितना हो गया, I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I नॉट कितना आ गया, E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यही कहानी है बस हमारे सीरीज LCR सर्किट की। और जो ये है I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट बाय Z। Z हमारा क्या है, इम्पिडेंस, Z इज इक्वल टू इम्पिडेंस, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अभी डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, XL माइनस XC, ये फेज डिफरेंस है फाई, और ये क्या हो गया Z, है ना।
तो बस ये है इम्पिडेंस। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पूरी डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखा दी है इसकी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड में जो भी लिखा है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो बस यही है इसमें। सबसे पहले सीरीज एलसीआर सर्किट में इसका डायग्राम बनाना है आपको। इसमें कोई वैसे वाली डेरिवेशन नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वो यूज करके कि कॉज आगे जा रहा है या साइन आगे जा रहा है, बस नॉर्मल है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। ये फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था समझना, तो आई होप आपको समझ आ गया है। डन। एंड ये इम्पिडेंस है और ये है अब इसके फेजर एनालिसिस। तो ये सब वही है जो मैंने आपको बताया है, सब वही लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये रहा इम्पिडेंस जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सई का स्क्वायर। एक्सएल और एक्सई की वैल्यू पुट कर दी। एंड यूनिट जेड की भी क्या है, आर हो, एक्सएल हो, एक्सई हो, जेड हो, तीनों चारों की यूनिट क्या होगी, ओम, क्योंकि वो काम तो यही कर रहे हैं ना, नाम अलग है, काम उनका रेजिस्ट करना ही है करंट को, ठीक है। एंड करंट कितना है हमारा यहाँ पे, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट जेड, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड, बस यही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, बेसिकली रेजोनेंस तब आता है किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट में जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अभी हमने करंट का एक फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखा है करंट का सीरीज एलसीआर सर्किट में। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या चाहिए हमें, देखो ये वैल्यू तो फिक्स है ई नॉट, तो डिपेंड करता है कि आर और एक्सएल और एक्ससी की क्या वैल्यू है ना। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब डिनोमिनेटर मिनिमम कब बनेगा, 3। ये आर स्क्वायर में कुछ चीज प्लस हो रही है ना, आर स्क्वायर है उसमें कोई क्वांटिटी प्लस हो रही है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये तो बढ़ेगी। अब जितना डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो आई नॉट उतना क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसको मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं कि जब ये क्वांटिटी सिर्फ आर स्क्वायर रहे, मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाए, तो क्या होगा उस केस में, आई नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो रेजोनेंस कंडीशन वही होती है कि अगर इसमें लिखना हो कि अ सीरीज LCR circuit is said to be in resonance when current through it is maximum। जब हमारा करंट क्या है, मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन, मैक्सिमम, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देना। अब ये मैक्सिमम कंडीशन अचीव कैसे होगी, जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्ससी के इक्वल हो जाएगा। तो यही लिखा है कंडीशन फॉर रेजोनेंस यही होती है कि जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। अब एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल हमारा होता है ओमेगा एल, है ना, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 बाय ओमेगा सी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, अगर इसको देखो, एक्सएल किसके इक्वल होना चाहिए, एक्ससी, रेजोनेंस कंडीशन में। तो एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, ये क्या हो गया 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा इधर जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। अंडर रूट ले लो तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। तो ये हो गई हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसको क्या लिख दो, इसको 2 पाई एफ लिख दो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको अगर ऐसे लिख दे 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी, तो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कितना आ जाएगा, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन में हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, एज इट इज ही पूछेंगे आपसे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताओ। तो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू दे रखी होगी, आपको सी की वैल्यू दे रखी होगी, पुट करके रूट मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है, और उसके बाद
2 पाई से मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एफ नॉट। और कंडीशन पूछे कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, तो ये कंडीशन होती है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। और पूछे कि रेजोनेंस होता क्या है, तो रेजोनेंस यही होता है कि जब करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होता है सीरीज एलसीआर सर्किट में से। दैट्स इट, डन। अब इसमें एक और चीज है, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इम्पिडेंस मिनिमम। अब अगर हमारा जो डिनोमिनेटर था, हमारा डिनोमिनेटर इम्पिडेंस था, z की वैल्यू यही थी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना, यही था। इसके बाद अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए तो हमारा जो z होगा, z तो यही था ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएंगे, तो हमारा जो इम्पिडेंस होगा वो कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो z किसके इक्वल आ गया, z आ गया r के इक्वल, है ना। तो यही फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इम्पिडेंस इज मिनिमम, इम्पिडेंस मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। तो z इज इक्वल टू r। करंट इज मैक्सिमम, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, वी नॉट लिखो ई नॉट लिखो, एक ही बात है ना। उसके बाद फेज एंगल कितना होगा, जब सिर्फ इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि सिर्फ रेजिस्टर ही कनेक्टेड है इसमें, है ना। तो फेज एंगल कितना होगा, जीरो, मतलब दोनों करंट एंड वोल्टेज के बीच में कुछ भी क्या होगा, फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो ये आपके मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आज हमने बहुत सारे फेजर डायग्राम्स देखे हैं ना, रेजोनेंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, सीरीज एलसीआर सर्किट देखा, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पावर फैक्टर करेंगे, हम क्या करेंगे, एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।